नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी का टिहरी दौरा। आज गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 में करेंगे प्रतिभाग। गजा हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम धामी के आगमन को लेकर तैयारियां हैं पूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ये दौरा रहने वाला है और गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 में प्रतिभाग भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गजा हेलीपैड पर पहुंचेंगे और इस दौरान भव्य स्वागत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा। तो सीएम धामी के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन ने खासा इंतजाम किए हुए हैं। और संवाददाता जय मुमका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का दौरा मुख्यमंत्री का ये रहने वाला है और किस समय पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? जी देखिए विशाल, मैं सबसे पहले तो आपके संज्ञान में बात डालूंगा कि अचानक ही दौरा दिन का तय हुआ था, कोई जानकारी नहीं थी पहले। और जीटीसी हेलीपैड देहरादून से प्रस्थान कर 12 बजे का इनका जो है यहाँ पे पहुंचना तय माना गया है। उसके बाद गजा हेलीपैड टिहरी गढ़वाल पहुंचेंगे, जहां से कार द्वारा जो है प्रस्थान कर समय 12:20 पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गजा टिहरी गढ़वाल पहुंचकर प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का ये जो है इसमें जो है प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद कई नई सौगातें हैं। सड़कों का मामला सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लिए डामरीकरण के लिए जो है बजट की घोषणा करेंगे। और इसके बाद जो है कम से कम दो घंटे के लगभग जो इनका दौरा यहाँ पे है, कई कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद जो है इनका जो है ये अचानक ही ये दौरा माना गया, जिससे कि यहाँ के लोगों में जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनके अंदर भी जो है काफी उत्साह के बाद जो है हमें भी कुछ नई चीजें पर्यटन के लिए, रोजगार के लिए नई चीजें मिलने वाली है। जी, ऐसे में जय, क्या माना जाए, किस तरह की बड़ी सौगात भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री और किस तरह का उत्साह भी है लोगों में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम इस दौरान किए गए? विशाल देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो है एक जो इस गजा क्षेत्र में या देवप्रयाग क्षेत्र में लग गया कि यहाँ पे जो है एक रेलवे का भी जो है जो उसका निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जो है जानकारी ली जाएगी, बातचीत की जाएगी अधिकारियों से, कहाँ तक इसका कार्य संपन्न हो पाया, किस तरह से इसकी जो है देखरेख की जा रही है। उसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज गजा के अंदर जो है एक जो है उत्कृष्ट कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके अलावा जो बातें सामने निकल के आ रही कि कई जो है पर्यटन से जुड़ी हुई चीजों को जो है बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए सौगात मिलेगी। कई स्कूल जर्जर हालत है, उनके लिए भी जो है बात सामने निकल के आ रही कि इस चीज की जो भी है निराकरण समस्याओं का किया जाएगा। जी बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, हरीश रावत के कार्यकर्ताओं को नसीहत, 2027 की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। कुछ लोग मुझे धृतराष्ट्र और भीष्म कह रहे हैं। नेताओं की क्षमता का आकलन कर देना पड़ेगा सम्मान। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं काटा किसी का अंगूठा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत ने अपनी बात भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है और साथ ही यह भी कहा है कि नेताओं की क्षमता का आकलन कर उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। तो हरीश रावत की नसीहत भी है कार्यकर्ताओं को, एक होकर चुनाव लड़ना होगा और 2027 की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। हरीश रावत की ओर से बयान भी सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मुझे धृतराष्ट्र और भीम कह रहे हैं। ऐसे में नेताओं की क्षमता का आकलन कर उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, यह भी कहा गया है। तो हरीश रावत पूरी तरह से तैयार भी हैं। हालांकि उन्होंने हाल फिलहाल में कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन ये भी दिख रहा है कि लगातार अब नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्देश और या फिर क्या सकते हैं कि किस तरह की बात हरीश रावत ने कही है? जी देखिए विशाल, आपको बताऊं कि हरीश रावत लगातार इस तरह से बीते दिनों से हम देखें तो सुर्खियों में बटोरे हुए हैं राजनीतिक गलियारों में। अगर हम आज की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहा है कि
जो भी उनको चाहे भीष्म पितामह कहे या उनको धृतराष्ट्र कहे, उस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में दूसरी ओर उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 2027 में वो पूर्व में भी बता चुके हैं, 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर वो संन्यास लेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ाएंगे जरूर। और बीजेपी का यही कहना है कि हरीश रावत जो भी कुछ कहते हैं उस बात में कोई मायने नहीं निकाले जाते हैं, वो सिर्फ हवाई बातें साबित होती है। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत को हमने देखा है कि वो 2027 की जो विधानसभा चुनाव में अपने रिश्तेदारों को, या अगर हम बात करें अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए, वो अभी से तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। तो कहा जा सकता है कि उनके जो बातें हैं उसको लेकर अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की, तो उसको गंभीरता से लेने से मना करते हुए नजर आ रही है कि हम हरीश रावत की बातों को किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लेते हैं। विशाल। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधायक आदेश चौहान पर हुए दोष सिद्ध, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। विधायक और भतीजी के साथ अन्य 4 दोषी भी पाए गए। मामले में 3 पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की मृत्यु भी हो चुकी है। पुलिस के 2 जवानों को भी हुई सजा। मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। सभी आरोपियों को 1-1 साल की सुनाई गई है सजा। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक आदेश चौहान समेत 3 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने ये सजा भी सुनाई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की सजा ये सुनाई गई? जी विशाल, आपको बताते चलूं कि 2009 का ये मामला है, जिसकी आदेश चौहान जो विधायक हैं रानीपुर से, उनकी जो भतीजी है दीपिका, उन्होंने अपने पति पर, यानी जो उनके पति हैं मनीष, उस पर आरोप लगाए थे उनके साथ उन्होंने उत्पीड़न का या अन्य जो है उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन ये आरोप गलत साबित हुए, और जिसको लेकर मनीष ने जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और हाईकोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो ये सारे आरोप जो है दहेज उत्पीड़न का हो, मारपीट का हो, ये गलत पाए गए। तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये अगर हम बात करें आदेश चौहान, इसके साथ साथ 3 पुलिसकर्मी, जिनमें की एक की मृत्यु हो चुकी है, और 2 पुलिसकर्मी जो हैं, साथ ही साथ दीपिका जो उनके भतीजी है, उन पर जो है ये आरोप सिद्ध साबित हुए हैं, जिसके तहत कोर्ट ने जो है 1 साल की सजा सभी को सुनाई है। तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार जो बीजेपी के रानीपुर के विधायक हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं इस फैसले से, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उनके पक्ष में। जी साहब। अमित, आगे किस तरह की ये कार्रवाई जारी रहेगी? और क्योंकि अब तो लगातार ये भी नजर आ रहा है कि विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हम बात करें तो आदेश चौहान चूंकि अभी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और रानीपुर से, और जिस तरीके से उनके ऊपर मारपीट के साथ साथ जो उनकी भतीजी, इनके ऊपर जो दहेज उत्पीड़न का हो, शोषण का मामला हो, जो उनके पति ने जो है मनीष ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सोची थी, जांच में सारे तथ्य सही पाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 1-1 साल की सजा सुनाई है। तो अब आदेश चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनका कहना है कि ये जो मामला है ये काफी पुराना है, और इसमें उनका कोई किसी भी तरीके से कोई उनका इसमें हस्तक्षेप नहीं है। वो अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात को अगर हम बात करें तो विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है, और खास करके आदेश चौहान जो रानीपुर से विधायक हैं, उस पर हमलावर होती हुई नजर आएगी कि क्या पार्टी अब स्टैंड लेती है, क्या उनको पार्टी से निष्कासित करती है या बाहर का रास्ता दिखाती है। ये देखने वाली बात होगी कि अब विपक्ष इस पर किस तरीके से राजनीति करता है। जी विशाल। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 4 धाम के श्रद्धालुओं की होगी कोविड जांच, क्वारंटाइन का भी किया गया है इंतजाम। कोविड जांच के लिए किट खरीदने पर दिया जा रहा जोर, स्वास्थ्य निदेशालय ने जारी किए निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों की अब कोविड जांच भी होगी। सभी सीएमओ को निर्देश भी जारी किए गए हैं। 3 गुना किट रिजर्व में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड जांच के लिए किट खरीदने पर जोर भी दिया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कोविड के एक बार फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, और इसी के साथ ही उत्तराखंड में भी मामले बढ़े हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर भी आ गया है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की अब कोविड जांच भी होगी।
और श्रद्धालुओं की कोविड जांच होगी, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्वारंटाइन भी करने का इंतज़ाम किया गया है। अगर किसी में पुष्टि होती है कोविड की तो उसको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि जो चार धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनकी कोविड जांच भी की जाएगी। ऐसे में 3 गुना किट रिजर्व में रखने के भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। क्वारंटाइन करने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अगर किसी व्यक्ति में कोविड की पुष्टि होती है तो उसको क्वारंटाइन भी किया जा सकेगा। तो बड़ी संख्या में चार धाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और सभी की सुरक्षा सुविधाओं को देखते हुए ये फैसला भी लिया गया है। जो लोग चार धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं उनकी जांच होनी ज़रूरी भी मानी जा रही है। उत्तराखंड में भी तेजी से केसेस बढ़े हैं। पहले अलग अलग प्रदेशों में ये मामले थे, लेकिन अब उत्तराखंड में भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचते हैं। चार धाम यात्रा अभी गतिमान है और ऐसे में यात्रा में कोई बाधाएं ना आए, इसके लिए ये फैसला लिया गया कि जो भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आ रहे हैं उनकी भी जांच, कोविड जांच हो सकेगी। और अगर किसी में ये वायरस पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन भी करने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की जाएगी। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की कोविड को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इसमें चारधाम यात्रा अपने चरम पर और तकरीबन 15 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो अब तक आ चुके हैं। ऐसे में अगर कोरोना केसेस की बात करी जाए, तकरीबन 1000 से अधिक कोरोना के जो मामले वो अब तक पूरे देश भर में सामने आए, जिसको लेकर जो प्रदेश की सरकार है वो लगातार इस चीज के ऊपर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है कि जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका RT-PCR कर टेस्ट कराया जाए, रैंडम सैंपलिंग भी कराई जाए और ये देखा जाए कि देखिए कोई भी ऐसा मामला जो है वो सामने अगर आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द उसका निवारण कर उसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू कराया जाए। क्योंकि देखिए RT-PCR और जो एंटीजन होता है, इनकी जो किट्स हैं उसकी कहीं ना कहीं एक किल्लत जो प्रदेश के अंदर थी, जिसको लेकर DG हेल्थ ने सभी CMO को एक निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने अपने जिले में इन सब चीज़ों की आपूर्ति कर लें और जितने भी RT-PCR की ज़रूरत है उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा आप मंगाएं। क्योंकि कई सारे RT-PCR की जो पुरानी यूनिट्स पड़ी थी 2022 के बाद जब कोरोना का मामला कम होने चालू हुए थे उनमें, लेकिन वो इतने नहीं हैं कि जिससे पूरे प्रदेश भर में जांच कराई जा सके, जिसको लेकर लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है उसकी जांच हो और अगर कोई संक्रमण पाई जाता है तो उसको आइसोलेशन में भी रखा जाए। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चमोली के माना गांव में चल रहे 12 दिवसीय पुष्कर कुंभ स्नान का अंतिम दिव्य स्नान संपन्न हो गया है। सरस्वती गंगा के तट पर देव पर्व पर श्रद्धालुओं ने इस पुष्कर कुंभ का आखिरी दिन स्नान कर आस्था में डुबकी लगाई। इस देव पर्व पर रोजाना हजारों की तादाद में दक्षिण भारत के तमाम प्रांतों से बद्रीपुरी के पास केशव प्रयाग माना में श्रद्धालु उमड़े। बता दें कि भारत के पहले गांव कहे जाने वाले उत्तराखंड के माना गांव में बीते 12 दिनों से पुष्कर कुंभ मेला लगा हुआ था। बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के हरचंदपुर, हरजोली, जट, सिकंदरपुर, मवाला गांव में धन्यवाद कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि करतार सिंह भड़ाना हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि बहुत कम वोटों से करतार सिंह भड़ाना को हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फिर भी करतार सिंह भड़ाना लगातार जनता के बीच संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं। धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंगलौर विधानसभा के हर एक गांव में अपने निजी खर्चे से विकास कार्य भी कराए जाएंगे।
देखिए, दौरा हम 8 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन तिरंगा यात्रा जो है ना पहली तक ही निकाली जा सकती है। तो उसके बाद हमने 8 तारीख का लोगों को टाइम दे रखा है। तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी धामी जी को बुलवाएंगे और इस हलके का विकास करवाएंगे। देखो, मैंने ये तो नहीं बोला यार, पर तू कहना चाहता तो कह। मैंने कभी बुराई जिंदगी में किसी की नहीं की। मैंने विधायक का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि मैंने तभी कहा था कि विधायक जी जितना काम कराएंगे उससे मैं डबल ही कराऊंगा बिगर बड़े। वो तो मैंने पहले, अब थोड़ा ही बोलूँगा मैं उसे। बुद्धिजीवियों से बुद्धि कौन लगाए, मैंने सबसे पहले यही कहा है कि मुख्यमंत्री जी को लाना है और ये पुल और ये सब करवाना है। कहता है करवाता वही, करता वही, करने वाला वो है। वो जिसको सिरे देता है उसी से कुछ करवाता है। मुझे किसी की बुराई करने की कभी आदत ही नहीं है। मैं तो ऊपर वाले को जानता हूँ और उसी से कह देता हूँ, और जो करता है वो अच्छा करता है। नैनीताल पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री और क्षेत्रीय जनता से नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व दर्जा मंत्री हरीश पेन्रू ने प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अनियमितता का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण मनमानी कर स्थानीय लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है, जिसमें भीमताल में पुश्तैनी मकानों को सील किया जा रहा है, जो कि कई साल पहले बन चुके थे। उन्होंने कहा है कि जिला विकास प्राधिकरण रसूखदारों पर एक्शन लेने के बजाय पुश्तैनी लोगों को आए दिन अलग अलग नियमों का हवाला देकर परेशान करता है। वहीं दूसरे व्यक्ति को भवन ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो वे स्थानीय जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण, इनके मेयर तक हल्द्वानी के गजराज बिष्टी कह चुके हैं 2-2 लाख रुपए खुलेआम ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, हरीश पेन्रू की जुबान नहीं है। उसके बाद गूंगा बहरा प्रशासन सोया हुआ है और लगातार भीमताल में भ्रष्टाचार के नाम से ये हमारी गीता बहन जी आई, इनके मकान का चालान कह रहे हैं, घर बनाया हुआ पुराना पुश्तैनी इनके बुजुर्गों का, उससे इनसे पैसे की डिमांड की जा रही। इसी तरीके से लगातार भ्रष्टाचार की आकंड में डूबा हुआ पूरा जिला विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोगों को विकास प्राधिकरण के नाम से अंधेर लूटगर्दी की जा रही, जबकि बड़े बिल्डरों को छूट दी जा रही। भीमताल में ही मैं ऐसे प्रकरण आपको बता रहा हूँ। एक ही खेत पर एक जगह मनोज दुर्गापाल का घर बन रहा है, एक तरफ कमलेश कड़ा का घर बन रहा है। दोनों में असमानता है कि वो 4 मंजिला घर है और उसमें विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और मनोज दुर्गापाल को नोटिस दे रखा है कि हम तुम्हारा ध्वस्ती करें, वो एक कमरा बना रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से हमारी आशा दीदी ने, भगवती जी ने, हमारी गीता दी ने, हमारी हेमा दी ने और तमाम लोगों ने जो ये आवाज़ उठाई, हमारे पीछे नौजवान साथियों ने, पूरे हल्द्वानी में भ्रष्टाचार का विकास प्राधिकरण ऐसा होगा। मकान जो 20-20, 50-50 साल से बने उनको चुन कर नोटिस दिया जा रहा है, फिर उनसे वसूली की जा रही, फिर वो फाइलें बंद की जा रही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया और राज्य के विकास के लिए कई विषयों पर अपनी बातें रखी। सीएम धामी ने राज्य में अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सतत विकास पर जोर देते हुए ड्रेनेज, सिंचाई और पर्वतीय महाकुंभ के लिए सहयोग की मांग केंद्र से की है। सीएम धामी ने शहरों में ड्रेनेज की समस्या को गंभीर चुनौती बताया है। इस समस्या के समाधान के लिए भी विशेष योजनाएं बनाए जाने का अनुरोध किया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए सीएम धामी लगातार केंद्र से सहयोग लेकर काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि राज्य सरकार केंद्र से विशेष पैकेज लेने में सफल नहीं हो पा रही है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि नीति आयोग की बैठक में की गई सीएम धामी द्वारा उत्तराखंड के लिए विशेष सहायता की मांग राज्य के विकास को कितनी रफ्तार देगा। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य तेजी से विकास कर रहा है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने राज्य के विकास और पर्यावरण वही चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता पैकेज की मांग की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सीएम जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के विकास के प्रस्तावों के साथ जाते हैं और जो केंद्र के सहयोग मिलते हैं उसको संकल्पबद्ध तरीके से सरकार धरातल पर उतारने का काम करती है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो अपने प्रस्ताव के साथ जाते हैं इस उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड की जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल ही अन्य राज्यों से अलग है और यहाँ पर बजट भी अलग ही मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले इसके प्रस्ताव देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। उत्तराखंड को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ प्रस्ताव रखने का काम किया, चाहे राजजात नंदा यात्रा जो हमारी निकलती है उसके लिए उन्होंने जो है उनसे आर्थिक पैकेज मांगा हो, क्योंकि आपदा से हमेशा हमारा ये ग्रस्त रहता है उत्तराखंड, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर समय समय पर ये सारी चीजें होती हैं। तो आपदा के मद में भी उन्होंने वहाँ प्रस्ताव रखने का काम किया। दरअसल सीएम धामी ने उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को केंद्र में रखते हुए अपनी मांगों और सुझावों को केंद्र के समक्ष रखा। धामी ने हिमनद आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की परियोजना के लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग की है। चेक डैम और लखू जलाशयों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा गया कि इससे वर्षों तक जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जो पेयजल संकट और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन को पीएम कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइंस में शामिल करने का अनुरोध किया है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। सीएम धामी ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की मांग की है। 2026 में होने वाली मां नंदा राजजात यात्रा को लेकर और 2027 में हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए केंद्र से विशेष सहायता की मांग भी सीएम ने रखी। शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने की मांग की गई, ताकि बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। इतना ही नहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सड़क, पुल और पर्यटन सुविधाओं के लिए डीपीआर तैयार किया गया। धामी ने इन योजनाओं को गति देने के लिए केंद्र से सहायता मांगी है। नीति आयोग की जो बैठक हुई थी, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उसमें कई मांगे रखने की बात करी है, जिसमें ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है और ये जो नंदा राजजात यात्रा है उसमें बजट के लिए बात करी है। जो 2027 में कुंभ हो रहा है उसको किस प्रकार से चलाया जाए उसमें मांग करी है। लेकिन देखने में यह आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, नीति आयोग के सामने अपने जो बात है पुरजोर तरीके से नहीं उठा पा रही है। डबल इंजन की सरकार है, इनको प्रधानमंत्री जी के संपर्क में भी रहना चाहिए, नीति आयोग के जो सदस्य हैं उनसे लगातार संपर्क में रहना चाहिए और जो बजट पहले नीति आयोग की ओर से उत्तराखंड को जारी किए गए उसके लिए सरकार की क्या रणनीति थी, क्या उसका पैसा सही जगह पे लगा। आप ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने की बात करते हैं, जो पहले बजट मिला उसमें आपने कितनी ड्रेनेज व्यवस्था सही करी आपने, और नंदा राजजात यात्रा में आपने कितना फंड लगाने की आपने पैरवी कर रखी है और कितना पैसा आपने लगाया है। कांग्रेस की तो ये मांग थी, हमारे एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था, हमने कहा था कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ से जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, पलायन के लिए भी इसमें कुछ बजट का प्रावधान होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन राज्य के विकास के लिए विशेष पैकेज लेने में असफल ही रहती है। नीति आयोग की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की विशिष्ट चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से केंद्र के सामने रखा है। विशेष सहायता पैकेज की मांग न केवल राज्य की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान है, बल्कि रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। धामी का विजन और सक्रियता उत्तराखंड को सतत विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से लेकर जा रहा है, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।